हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी जीआईसी का जो पेपर हुआ था रिसेंटली ही, उसके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे उन्हें हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें जो 40 क्वेश्चन थे इस पेपर में, यूपी जो जीआईसी का था ज्योग्राफी का, तो 40 क्वेश्चन तो जीएस से थे और उसके बाद जो 40 से आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 41, तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो यहाँ पे बात स्थल मंडल की हो रही है, अर्थात लिथोस्फीयर की। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे, अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड कोर, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मेंटल एंड कोर। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है लिथोस्फीयर की बात की गई है, उसको समझने से पहले हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे समझना ज़रूरी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सामान्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद जो है क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो है मानी जाती है। और जो क्रस्ट है उसे भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। ठीक है। और इसको जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को जो अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं हम कॉनराड। कॉनराड जो असंबद्धता है उसके द्वारा हम ऊपरी क्रस्ट और निचले जो क्रस्ट है उसको अलग करते हैं। ठीक है। और जो क्रस्ट की मैंने मोटाई बताई आपको, वो लगभग 100 किलोमीटर जो है माना जाता है। इसका निर्माण की बात करें तो सियाल अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम से जो है इसका निर्माण हुआ होता है, जिससे हम इसको क्रस्ट को क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं। वही मेंटल की बात करें तो इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और वहीं जो कोर की बात करें तो आउटर कोर और इनर कोर, इसे जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। इस पर मैं वीडियो जो है बना चुका हूँ, उसमें मैंने अच्छी तरीके से इनके बारे में बताया हुआ है, और जिसका मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये क्वेश्चन में जो है मुख्य रूप से बात हुई लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर की मोटाई की बात करें तो 200 किलोमीटर तक। अगर बात करें हम लिथोस्फीयर की, तो इसमें देखिए क्रस्ट का जो है पूरा भाग तो आ ही जाता है, उसके साथ ही जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का कुछ भाग जो है लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम जो इसका आंसर की बात करें तो क्रस्ट, एक तो पूरा क्रस्ट आएगा और दूसरा अपर मेंटल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा वो रहेगा क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा भी जाता है। इसमें कह रहा है कि सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप जो ह्रास दर है, नॉर्मल लैप्स रेट दर जो है क्या है। अर्थात जो सौरमंडल से ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान में कमी देखने को मिलती है उसकी जो दर है वो क्या है, जिससे मुख्य रूप से जो है नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो देखिए, जो वायुमंडल की अगर हम बात करें तो जो परतें पाई जाती हैं मुख्य रूप से धरातल से अंतरिक्ष की ओर जाने में, उसको जो पहली परत है वो है टोपोस्फियर। उसके बाद हम बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये जो है परतें पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊपरी परत और निचली परत। अगर हम मुख्य रूप से टोपोस्फियर की बात करें तो इसकी जो निचली परत होती है वो अधिक सघन होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण जो डस्ट होते हैं, धूल कण और कई एरोसोल, वो ज़मीन के अधिक निकट होते हैं, एब्जॉर्ब अधिक मात्रा में करेगी और जो टेम्परेचर है वो अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है। सनलाइट को का ऑब्जर्व जो अधिक करेगी, इसीलिए टेम्परेचर अधिक देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये था। अगर हम ऊपरी परत की बात करें तो निचली परत की तुलना में वो अधिक विरल रहेगी। विरल होने के कारण क्या होगा कि अवशोषण होगा और तापमान जो है कम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो मुख्य रूप से देखिए
इसका जो आंसर होगा वो सी जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पे तापमान में कमी देखने को मिलती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। और अगर हम इसे देखें फ़ारेनहाइट में तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी देखने को मिलती है। और वहीं हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें सौरमंडल में, सौरमंडल जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है या ट्रोपोस्फियर में, तो तापमान जो होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होने का मैंने आपको कारण बता दिया कि निचली परत जो है सघन होती है और ऊपरी परत विरल होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो तापमान जो है वो समान देखने को मिलता है नॉर्मल रूप से, इसीलिए इसको जो है समताप मंडल भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, ठीक है, लगभग 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो है समताप मंडल पाया जाता है धरातल से। तो समताप मंडल में आपको पता होगा कि ओजोन परत भी है, ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाली यूवी रे अर्थात जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करती है। अवशोषण करने से जो है यहाँ जो है तापमान अधिक देखने को मिलता है, कहाँ, ओजोन लेयर पे, ठीक है, जो कि समताप मंडल में है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। और वहीं मेसोस्फीयर की बात करें तो तापमान यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और आयनोस्फीयर पे जो है तापमान इंक्रीज हो रहा है। तापमान जो इंक्रीज होने का कारण है आयनोस्फीयर में, क्योंकि देखिए यहाँ जो है जो गैसें हैं वो आयनीकृत रूप में जो है गैसें यहाँ पाई जाती हैं, लाइट का जो है अवशोषण करती हैं। अवशोषण करने के कारण उनमें जो है गतिशील होती हैं, जो टक्कर होती हैं, टकराने से उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और जिससे कि तापमान जो है वृद्धि देखने को मिलती है आयनोस्फीयर में। और यहाँ जो है जो विद्युत चुंबकीय घटनाएं जो होती हैं वो आयनोस्फीयर में देखने को मिलती है। और साथ ही इसमें रेडियो तरंगों का जो परावर्तन भी जो है आयन मंडल में देखने को मिलता है। इसके बाद जो बहिर्मंडल है उसमें जो है तापमान इंक्रीज होता है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की जो अवधारणा प्रस्तुत की, अर्थात जो कॉन्सेप्ट था रॉक साइकिल का, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसमें आंसर की बात करें तो जे हटन महोदय के द्वारा जो है ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। इसमें देखिए मुख्य रूप से जो चट्टानें हैं वो 3 रूप से जो है पाई जाती हैं, जिसमें इग्नियस रॉक, सेंटिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। तो देखिए लावा का जो धरातल पे जब लावा का विस्फोट हुआ तो लावा जो है धरातल पे फैल गया और ठंडे होने के बाद, लावा के ठंडे होने के बाद जो है इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ। और इग्नियस रॉक से ही जो अगर हम बात करें सेंटिमेंट्री रॉक की, जो इरोजन और वेदरिंग के द्वारा ही जो अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, जो तो अवसादी चट्टानों से या आग्नेय चट्टानों के जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है उसके कारण जो है मेटामॉर्फिक रॉकों का निर्माण हुआ, अर्थात ताप और दाब क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है मेटामॉर्फिक रॉक का जो निर्माण हुआ। अगर वहीं हम जो अवसादी चट्टानों की बात करें तो उनका जो निर्माण मुख्य रूप से इग्नियस जो चट्टानों से वेदरिंग और इरोजन के कारण जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो तीसरा रहेगा सी, जे हटन। तो डैन्यूब रिवर की जो बात करें हम, तो ये जो नदी है वो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, जो पहली नदी है वो कौन सी है, वोल्गा नदी। ठीक है, अगर हम इसके जो उद्गम की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से इसका जो है उद्गम होता है। 2850 किलोमीटर की जो है प्रवाहित होके अपना जो जल जो है वो ब्लैक सी में गिराती है। ठीक है, तो ये लगभग 10 कंट्री को जो है क्रॉस करती है। ठीक है, तो इसमें लिखे हैं मैंने, आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही जो डैन्यूब रिवर है ये 5 जो हैं देश हैं उनके जो राजधानियां हैं उनसे प्रवाहित होते हुए बहती है। तो वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं हम, और इसी से हमारा जो आंसर है वो भी ज्ञात हो जाएगा। तो वीना देखिए जो कि
ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, और बेलग्रेड जो कि यूगोस्लोवाकिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है। उसके बाद देखिए ब्राटास्लावा जो कि स्लोवानिया की राजधानी है। तो हमारा सी और ए जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारा बी और डी, दूसरा बुडापेस्ट। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सेशनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम इसकी जो आंसर की बात करें तो F.K. शेफर के द्वारा जो है ये लेख जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित राज्यों में से वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष सन 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिए गए हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। तो इसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट सर्वे इन इंडिया के द्वारा जो है रिलीज की गई है। और ये जो संस्था है ये किसके अंतर्गत काम करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये संस्था जो है काम करती है। तो देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2019 के अनुसार अगर हम बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे आता है हमारा मिजोरम। ठीक है, जो कि 85% जिसमें जो है वनावरण स्थित है। उसके बाद हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद मेघालय, परसेंटेज लिखा है आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ वन क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्यों का क्रम है वो दिया गया है। उसमें जो पहले स्थान पे है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन की हम आंसर की बात करें तो पहले नंबर पे क्या था हमारा मिजोरम। ठीक है, 3 हो जाएगा हमारा फर्स्ट, तो इन दोनों में से एक होगा। तो उसके बाद था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है 2, तो हमारा बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है फर्स्ट मेघालय, और उसके बाद मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए ब्राज़ील पठार, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार और अरब का पठार। तो देखिए इस जो क्वेश्चन के आंसर की बात करें हम तो देखिए अंतर पर्वतीय पठार वो पठार होते हैं जिनके चारों ओर से जो पर्वतों से घिरे होते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना जो होती है देखने में बहुत जटिल लगती है। और यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो वो है तिब्बत का पठार। तो अगर हम तिब्बत की पठार की बात करें तो देखिए ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है 5000 मीटर जो है ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से तिब्बत का पठार। और इसके उत्तर में जो है क्युनलुन पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। देखिए जो अंतर पर्वतीय पठार हैं उसके हम अन्य उदाहरणों की बात करें तो उसमें बोल्विया और पेरू का पठार, एशिया माइनर का पठार जो कि ईरान में स्थित है, कोलंबिया का पठार जो हैं अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आते हैं। और वहीं हम अगर बात करें ब्राज़ील के पठार की तो ये एक महाद्वीपीय पठार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता। अगर मुझे बोलने में कहीं मिस्टेक हो रही है तो लिखा है आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं वर्षण, वाष्पीकरण, तट संरचना, नदी जल प्रवाह। तो वाष्पीकरण तो मुख्य रूप से इसमें क्या है नियंत्रण नहीं करता है, तो वाष्पीकरण तो करता है क्योंकि जिन सागरों में वाष्पीकरण अधिक देखने को मिलता है वहाँ लवणता भी अधिक होती है, क्योंकि जो पानी है उसका जो है वाष्पीकरण हो जाता है। जो
लवणता है वो वहीं पे रह जाती है, तो जो है उस क्षेत्र में जो है अधिक लवणता देखने को मिलती है। वर्षण अगर तट संरचना की बात करें तो इसका आंसर जो होगा वो वही सी होगा, तट संरचना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? जो भारत में अधिक विकसित नहीं है, अगर हम बात करें पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूमिगत जल ऊर्जा की, जो भूमिगत जल ऊर्जा है वो भारत में जो अधिक रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की बात करें तो मुख्य रूप से एक परियोजना जो है तमिलनाडु के शिवगंगई गांव में जो है स्थापित की गई है। सन 2011 में से स्थापित किया गया है। और जो अगर हम बात करें इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की तो 5 मेगावाट जो इसकी विद्युत उत्पादन जो है क्षमता है। और उसी के बाद पवन ऊर्जा फार्म जो है एक तमिलनाडु के मुपमंडल, मैं लिख देता हूँ, मुपमंडल में जो है स्थापित किया गया है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ए। इसे जो है बाद में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसका जो आंसर जो है ऊंची पहाड़ियाँ और पर्वत, ठीक है, जिन्हें जो है पृथ्वी की विकिरण खिड़की के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस जर्मन विद्वान ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? अगर हम इसमें जर्मन भूगोलवेताओं की बात करें मुख्य रूप से तो रेडजेल महोदय, कार्ल ट्रोल और आस्कर पसेल जो है मुख्य रूप से विद्वान है, जर्मन विद्वान है। तो देखिए अल्फ्रेड वेबर की बात करें तो इनका जो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है उसे आप जानते ही होंगे। और रेडजेल महोदय की जो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, ठीक है। और साथ ही इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। और रेडजेल महोदय पे भी मैंने इसमें एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, उसका लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें वहीं कार्ल ट्रोल की, तो इन्हें जो है मानववादी विचारधारा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वैसे अगर मैंने कई चैनलों में अगर इसका आंसर देखा है तो वो है कार्ल ट्रोल को जो है सही माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा है? तो इसमें जो आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है रिटर महोदय, ठीक है, अर्थात सी इसका जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केप वर्डे एक द्वीप समूह है, ठीक है, जो कि अवस्थित है। तो इसका हम जो है देख लेते हैं इसको। वैसे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर जो है बी है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। तो चित्र के माध्यम से हम इसे और अधिक अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए आप चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो ये जो द्वीप समूह है, ठीक है, ये जो है केप वर्डे है। तो जो इस द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है सैंटियागो। तो ये मैंने जो शब्द था वो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के किसी पार्ट में सुना था। और अगर हम केप वर्डे की जो कैपिटल है उसकी बात करें तो वो है प्राई, ठीक है। तो इसका जो आंसर की बात करें हम, जो है नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में जो ये है स्थित है वो होगा बी, केप वर्डे द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, एक रात का भी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है, इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डी, श्री राम सागर परियोजना, ठीक है। और अगर हम इसके अंतर्गत अन्य बांधों की बात करें तो इसमें देखिए रिहंद जो बांध है, ठीक है, इसको किस नाम से जानता है? गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, जो कि रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है।
तो इन्हें भी देख लेते हैं हम। देखिए गांधी सागर जो बांध है, ठीक है, ये जो है चंबल रिवर पे स्थित है, ठीक है। और राजीव गांधी सागर डैम जो है भवाथदी डैम जो है इसे कहा जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगर हम राजीव गांधी सागर डैम की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और श्री राम सागर प्रोजेक्ट जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये गोदावरी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन है ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का परिभ्रमण और पृथ्वी का घूर्णन। जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन है यूराल पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, काकेशस पर्वत और बाल्कन पर्वत। तो देखिए यूराल पर्वत की बात करें तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाल्कन पर्वत है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसे जो है इस एरिया को बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो कंट्री आती हैं उनमें यूनान, रोमानिया और अल्बानिया, 3 कंट्रियों को शामिल किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काकेशस पर्वत। तो देखिए चित्र में देखिए, ये कैस्पियन सी है और ये ब्लैक सी, और इस एरिया में जो है वो आपका जो है काकेशस पर्वत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसको। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इनमें जो इसका जो आंसर है वो है सी, चार्ल्स डार्विन महोदय के द्वारा जो ये पुस्तक जो है लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो देखिए इसका आंसर है सी, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सन 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? तो आंसर की बात करें तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना, ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो ऊंचा बादल तो इसमें देखिए साइरस जो हैं वो ऊंचे बादल ही होते हैं, अर्थात पछाप पे। तो चित्र के माध्यम से आप इसे देख लीजिएगा, यह है देखिए चित्र, ठीक है। इसमें देखिए साइरस जो है वो ऊंचे मेघ हैं, ठीक है, ये हाई मेघ, और ये मिडिल में मध्य जो बादल हैं, और ये लोएस्ट बादल यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आराम से। तो इस वीडियो में जो यूपीजीएससी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके जो कुछ क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए, और जो कुछ और क्वेश्चन जो छूट गए हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय।